नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होने लगी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को इसके संकेत देकर इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तराखंड के बाद यूपी दूसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। मौर्य ने कहा कि इसकी अब वास्तव में ज़रूरत है। संविधान के तहत सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। हमारी सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने जा रही है। सभी बीजेपी शासित राज्यों में सिविल कोड पर गंभीर चर्चा हो रही है। मौर्य ने कहा कि सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे के तहत यदि समुदायों के लोगों के लिए समान काम किया जा रहा है तो समान संहिता को भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गैर बीजेपी नेताओं को भी समान आचार संहिता की मांग करनी चाहिए, लेकिन जब उनके वोट बैंक की बात आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई के खार इलाके में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर अलग अलग समूहों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है। इससे पहले राणा दंपति के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके आवास के बाहर देखा गया। इस बीच नवनीत और उनके पति रवि राणा को पुलिस खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। इस दौरान नवनीत ने कहा कि हमें जबरन यहाँ लाया गया है। बता दें, बीजेपी विधायक राणा दंपति ने कहा था कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, जिसके बाद आज पूरे दिन शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनके घर के बाहर डटे रहे और बवाल किया। इसके बाद अंत में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को वापस ले लिया। पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और एसजीपीसी सदस्यों सहित करीब 185 और पुलिस सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा वापस ले ली। सुरक्षा पाने वालों में पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, बीबी जागीर कौर और तोता सिंह, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला और पूर्व सीएम चन्नी, अकाली तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस आदेश से 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी से मुक्त किया गया है। पिछले महीने सत्ता में आने के एक दिन बाद आप सरकार ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों पर चौतरफा हमला किया। आप संयोजक ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव जल्दी कराएंगे। गुजरात और हरियाणा की विधानसभाओं के चुनाव इस साल दिसंबर में होने की उम्मीद है। केजरीवाल ने कहा, ये नया हिमाचल प्रदेश बनाने का समय है। मैं बीजेपी और कांग्रेस के सभी अच्छे लोगों से अपनी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। मैं इस राज्य के लोगों से आपको एक मौका देने का अनुरोध करता हूं। इससे पहले भी रोड शो में केजरीवाल कह चुके हैं कि एक मौका दे दीजिए, हिमाचल को दिल्ली जैसा बना देंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों अंसार, सोनू, सलीम, दिलशाद और अहीर को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं 4 दूसरे आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक शनिवार को कुल 9 अभियुक्तों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। मालूम हो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान में 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी से संबंधित 8 सवाल पूछे जाने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। ये अलग बात है कि केंद्र और कुछ राज्यों में बीजेपी सरकारें अपने हिसाब से शिक्षा के पाठ्यक्रम से लेकर तमाम चीज़ों में बदलाव कर रही हैं। बहरहाल राजस्थान में जो हुआ वो भी कम आपत्तिजनक नहीं। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की तारीफ में सवाल हद से ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस की उपलब्धियों से जुड़े थे। ये पहली बार है कि राज्य बोर्ड परीक्षा में किसी सत्तारूढ़ दल पर इतने सवाल पूछे गए। हालांकि परीक्षा में अन्य प्रश्न सीपीआई और बहुजन समाज पार्टी से भी संबंधित थे। पूछे गए सवालों में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थीं, भारत में पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का दबदबा रहा और अब क्या हो रहा है जैसे सवाल शामिल थे। अलवर में मंदिरों को गिराए जाने के मामले में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से मंदिरों को गिराने की यह कार्रवाई की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अलवर के जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिराए गए इन तीनों मंदिरों को फिर से बनाएगा। मंदिरों को गिराने की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई थी। अलवर के अतिरिक्त जिला अधिकारी सुनीता पंकज ने कहा कि वहां पर 3 मंदिर थे, इनमें से 2 निजी मंदिर थे और एक नाले के ऊपर बना था। प्रशासन ने मंदिरों से मूर्तियों को सर्वसम्मति के बाद ही हटाया था। उन्होंने कहा कि अब मंदिरों को किसी गैर विवादित जमीन पर बनाया जाएगा और इसके लिए लोगों और नगर पालिका के बीच पक्का समझौता किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बीते कुछ दिनों में ऐसे नेताओं के अवैध निर्माणों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इन नेताओं पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी है और कार्रवाई के वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं।
गुरुवार को शाहजहांपुर के प्रशासन ने बीजेपी के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की एक इमारत पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि इमारत में यह निर्माण अवैध रूप से किया गया है। रोशनलाल वर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद तुरंत बीजेपी छोड़ दी थी। गुरुवार को ही 4 बार के विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी को भी बुलडोजर की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सैनी का दावा था कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन सहारनपुर के प्रशासन ने उनकी कुछ दुकानों पर कार्रवाई की। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उन्होंने भी बीजेपी और योगी सरकार को छोड़ा था। इसी तरह बांदा में बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की एक बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर टीवी चैनलों को चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में रूस यूक्रेन युद्ध और बीते कुछ दिनों में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की कवरेज को लेकर मंत्रालय ने सख्त शब्दों में अपनी बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम या प्रसारण को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है और भारत में कई टीवी चैनलों पर अधिकतर वक्त में इसे ही दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी देश में माहौल तनावपूर्ण है और मीडिया कवरेज की वजह से हालात ना बिगड़े, केंद्र सरकार ने इसके लिए न्यूज़ चैनलों को चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कुछ चैनल कवरेज इस तरह करते हैं जिससे ये अविश्वसनीय, गुमराह करने वाले, संवेदनशील लगते हैं और ये ऐसी भाषा वाले होते हैं जिन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके घर में आग भी लगा दी गई। प्रयागराज में कुछ दिन पहले भी एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना प्रयागराज में गंगा पार के थाना थरवई क्षेत्र के अंतर्गत गांव शिवराजपुर में हुई है। इसका पता शनिवार तड़के चला है। इस मामले में एसएसपी प्रयागराज ने कहा कि घर के मुखिया राजकुमार, उनकी पत्नी, उनकी बहू और 2 नातनियों सहित कुल 5 लोगों की हत्या की गई है, जबकि राजकुमार की एक पोती जिसकी उम्र 5 साल है वो जीवित है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस जीवित पोती से पूछताछ कर हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतकों के रिश्तेदारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन यानी आज गृह मंत्री अमित शाह को लेने खुद नीतीश कुमार हवाई अड्डे पहुंचे। नीतीश कुमार ने गुलदस्ता देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं की बंद कमरे में भी मुलाकात हुई है। बता दें, नीतीश के आरजेडी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें क्या राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम एक इफ्तार पार्टी भी रखते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। अगर कोई बुला रहा है तो सम्मान तो करना चाहिए ना। देश में बढ़ती महंगाई और बजट में घटती ब्याज दर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि उनका ये हमला भी ट्वीट के जरिए ही आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महंगाई दर 6.95%, एफडी ब्याज दर 5%। राहुल ने कहा कि आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा होने के बारे में भूल जाइए। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक्स ने आपकी मेहनत की कमाई को भी ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक ग्राफिक कार्ड भी शेयर किया जिसमें पीएम मोदी को रोलर पर बैठा दिया गया है। इसके साथ ही तुलना कर बताया गया है कि साल 2012 में 2 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट पर जनता को 19,152 रुपए ब्याज मिलता था, जबकि 2022 में यह घटकर 11,437 रह गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।